हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ अस। एंड आज के इस वीडियो में अपन जो देखने वाले हैं वो है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। एक स्पेसिफिक टॉपिक है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। ये एक टॉपिक है, बेसिकली रिसर्च से ही रिलेटेड ये एक टॉपिक है। इसको अपन आज देखने वाले हैं। अब ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में अपन जो सबसे पहली चीज़ देखेंगे वो क्या है, इसका डेफिनेशन। दूसरी जो चीज़ देखें वो क्या है, आपका पर्पस। और तीसरी चीज़ इसके कुछ सब टाइप हैं वो अपन देखेंगे और उनके अंदर क्या क्या डिटेल है, जैसे कि कोहॉर्ट स्टडी है या फिर उसमें किस तरह के, जैसे कि रिलेटिव रिस्क और एट्रीब्यूटेबल रिस्क और इस तरह की जो चीज़ें आ रही है, कैलकुलेटिव चीज़ें जो आ रही है वो भी अपन इसमें देखेंगे इनके सब टाइप्स में। तो अपना जो सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है कि ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती क्या है, तो वो चीज़ अपन अभी देखने जा रहे हैं। तो इसके डेफिनेशन को अगर आप देखें तो आप ऑब्जर्वेशन को देख के ही ये बता पाएंगे। ऑब्जर्वेशन को मतलब ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। इसमें आप क्या करते हैं, कोई भी नेचुरली कोई चीज़ हो रही है आपको बस ऑब्जर्व करनी है, या फिर आप कई बार बोलते हैं कि मैंने बस ऑब्जर्व किया। मतलब कि कोई भी चीज़ जो यथावत हो रही है, जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से हो रही है। आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, आप बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी रिसर्च में कुछ रिसर्च ऐसी होती है जिसमें इन्वेस्टिगेटर सिर्फ ऑब्जर्व करता है। अब उस ऑब्जर्व करने की वजह से वो क्या पता लगा लेता है, उस किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ का पैटर्न, अगर हेल्थ सेक्टर में है तो किसी भी कोई भी चीज़ हो रही है तो वो किस हिसाब से हो रही है, बस वो चीज़ें पता लग जाती है, उसका प्रेवलेंस पता लग जाता है ना। तो इस तरह की कई चीज़ें पता लग जाती है। अब अगर आप स्पेसिफिकली डेफिनेशन पे बात करें तो डेफिनेशन इसका क्या है कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी, ऑब्जर्वेशन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशनल स्टडी इज अ टाइप ऑफ रिसर्च, अब इसमें क्या होता है, इन विच इन्वेस्टिगेटर या फिर रिसर्चर क्या करता है, ऑब्जर्व अ नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट या फिर कोई भी घटना घटित हो रही है, जैसे कि कोई भी चीज़, मान लो डायबिटीज़ हो रहा है या फिर लंग कैंसर हो रहा है या कोई भी स्पेसिफिक चीज़ हो रही है, उस चीज़ को अपन किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इवेंट से। तो क्या करता है रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व करता है विदाउट, एक चीज़ और इसमें आप ऐड करते हैं तो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि फिर ये डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये चीज़ जो चीज़ है ये बाकी अदर रिसर्च से किस हिसाब से डिफरेंट है। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी इज अ टाइप ऑफ रिसर्च इन विच इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर ऑब्जर्व अ नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट विदाउट मैनिपुलेटिंग द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को बिना मैनिपुलेट किए जो रिसर्चर है वो नेचुरली उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है। तो ये जो चीज़ हो गई, ये क्या हो गई सर, ये हो गई आपकी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की डेफिनेशन। अब अगर अपन ऑब्जर्वेशनल स्टडी के गोल की बात करें तो मतलब अपन ये जानना चाहते हैं कि भाई इस स्टडी का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, या ये करने से होगा क्या, या क्या फ़ायदा है। तो वो ये है कि कोई भी दो चीज़ें जो नेचुरली हो रही है या कोई भी नेचुरली हैपनिंग जो हो रही है उसके बीच में रिस्क फैक्टर और आउटकम के बीच का एसोसिएशन ये लोग इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपन को पता लग जाता है। इनके बीच का क्या एसोसिएशन अपन को पता लग जाता है, किसके बीच का, रिस्क फैक्टर या आउटकम के बीच का। अब मतलब कि जैसे कि रिस्क फैक्टर जैसे कि स्मोकिंग, दूसरी चीज़ क्या होगा यहाँ पर, लंग कैंसर। तो इनके बीच में क्या एसोसिएशन है ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज से देखा जा सकता है। आपको अभी भी अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं लगा है तो अपन ये देख सकते हैं कि देखो एक मोटा अगर एक डेटा निकाले आप, मैथमेटिकल डेटा, जैसे कि आपके यहाँ पर 100 स्मोकर्स है, बाद में और भी स्पेसिफिकली अपन इस सेम एग्जाम्पल को मॉडिफाई करते रहेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो 100 स्मोकर्स है, इनमें से 80 को क्या हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है। तो यहाँ पर आप एसोसिएशन आपने निकाल लिया, तो ये क्या है, ये तो स्मोकर्स है। वहीं पे आप 100 नॉन स्मोकर्स लें और यहाँ पर 10 इनमें से आउट ऑफ 100 सिर्फ 10 लोगों को जो है क्या हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है, देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसके बीच में और इसके बीच में, अब ये तो हो गया एक्सपोज्ड ग्रुप और ये हो गया नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप। मतलब कि इनके बीच में जो है ये लोग स्मोकिंग नहीं करते थे तो इनमें से 10 लोगों को हुआ, और ये लोग करते थे इसमें से 80 लोगों को। अब एक वो सर्टेन टाइम पीरियड के भी देखा जाता है कि ये कौन से सन की बात थी और ये कौन से सन की बात है। तो वो चीज़ अपन देखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम
पीरियड अपन को रखना होता है इसमें। तो ये कि ये जो रिस्क फैक्टर है और इसका आउटकम है, इसके बीच का एसोसिएशन इस ऑब्जर्वेशनल स्टडीज से आपको मालूम पड़ जाता है। आपने ऑब्जर्व किया स्मोकर्स को, आपने ऑब्जर्व किया नॉन स्मोकर्स को, और उनमें होने वाली डिजीज़ को या उनमें होने वाले रिस्क फैक्टर की वजह से आउटकम को आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो ये चीज़ है, आप इससे एसोसिएशन का आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब स्मोकिंग का एसोसिएशन है, मतलब वो एक रिस्क फैक्टर का काम करता है लंग कैंसर होने के लिए। बल्कि क्योंकि यहाँ पर नॉन स्मोकर्स में ये चीज़ नहीं देखने को मिल रही है, तो आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया यहाँ पर, ठीक है। तो इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। तो ये तो आपकी सिर्फ डेफिनेशन और गोल की बात हो गई कि अपन ने डेफिनेशन और गोल अपन ने देख लिया। अब अगर अपन इसी चीज़ को सिंपल टर्म्स में लिखना चाहें तो अपन वो कैसे लिखेंगे कि जैसे कि इसमें क्या होता है कि रिसर्चर, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, थ्योरी में भी आप लिख सकते हैं, लास्ट में जब आपका वर्ड खत्म हो जाते हैं तब आप लिख सकते हैं। रिसर्चर सिंपली रिकॉर्ड्स व्हाट हैपन्स इन रियल वर्ल्ड। जो रियल वर्ल्ड में जो होता है उसको रिसर्चर बस रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, राइट। अब दूसरी जो चीज़ है वो क्या है इसकी, कि इसके पर्पज क्या क्या हो सकते हैं, कि ये क्यों की जाती है, राइट। वो गोल इसका अपन ने मेन स्पेसिफिकली देख लिया, लेकिन इसके पर्पज में अपन एक दो देख लेते हैं, एक दो चीज़ें। कि एक तो ये बता देती है, क्या करती है कि डिस्क्राइब करती है किस चीज़ को, अकरेंस ऑफ डिजीज़ को। किसी भी चीज़ का कोई भी डिजीज़ अगर हो रही है तो वो किस हिसाब से हो रही है, या उसके बारे में थोड़ा सा ये डिस्क्राइब करने के लिए अपन को हेल्प करती है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, ठीक है, राइट। दूसरी जो चीज़ है वो है कि ये आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर। ये रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ जो है काम में आती है। क्योंकि अभी अपन ने देखा स्मोकर नॉन स्मोकर, तो अपन को पता लग गया कि यहाँ पर स्मोकिंग क्या है, एक टाइप का रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग क्या है, एक टाइप का रिस्क फैक्टर है। तो ये रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि स्मोकिंग करने वाले लोगों में वो चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो रिस्क फैक्टर यहाँ पे क्या हुआ, स्मोकिंग। तो अपन ने क्या किया, ये कर लिया। अब पब्लिक हेल्थ में क्या काम आएगा कि अपन ये पब्लिक हेल्थ में ये अपनी कम्युनिटी में क्या इंप्रूव करेंगे, स्मोकिंग को रिड्यूस करेंगे, ताकि जो है लंग कैंसर के प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके, राइट। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट पर्पज हो गए। तीसरा जो है, अपन पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ की इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं इससे। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़, अब पब्लिक हेल्थ की जो पॉलिसीज़ चल रही है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोग्राम चल रहा है, मिड डे मील प्रोग्राम चल रहे हैं, या कई टाइप के प्रोग्राम जो चल रहे हैं, पब्लिक हेल्थ की जो पॉलिसीज़ है अपने इंडिया में या वर्ल्ड वाइड जो भी चल रही है, वो कितने % काम में आ रही है। मतलब कि आप किसी बच्चों में आयरन की टेबलेट्स को सप्लाई कर रहे हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उन बच्चों में आयरन से या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होने वाली कुछ सिग्निफिकेंट डिजीज़ जो कि लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, उनके प्रॉब्लम्स कम हो रहे हैं। तो ये आप चेक कर रहे हैं कि भाई ये पॉलिसी अपने चला रखी है, आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट्स अपन बच्चों में प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनमें ये चीज़ जो है एनीमिया कम देखने को मिल रहा है। तो ये पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर, मतलब को बता रहा है कि ये एक इफेक्टिव पॉलिसी है, या फिर ये चीज़ ऑब्जर्व करके आप बता सकते हैं, ठीक है भाई। कोई भी चीज़ सरकार ने चला रखी है, वो चीज़ काम में आ रही कि नहीं आ रही है, इस चीज़ को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। अब मैनिपुलेट नहीं करना है, मैनिपुलेट करने से तो डेटा चेंज होना ही है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि जो ऑलरेडी है इनपुट में, उस चीज़ से कितना फ़र्क पड़ रहा है, तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिलती है। तो ये 3 टाइप के आपके पर्पज हो गए। जो फर्स्ट टाइप का पर्पज था वो क्या था कि डिजीज़ का अकरेंस, ये चीज़ बता देगी। रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना ये बता देगी। अकरेंस, रिस्क फैक्टर और पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ की इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने का भी एक अच्छा ज़रिया हो सकता है। अब जो अपन देखने वाले वो क्या है, इसका टाइप, किसका, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ का। एक तो होती है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, एनालिटिक स्टडीज़। अब आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ है तो दोनों क्या है, ऑब्जर्वेशनल, मतलब कि कोई भी किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किया जा रहा है, जो चीज़ जैसे हो रही है उसको वैसे ही ऑब्जर्व किया जा रहा है। पर इसके भी 2 सब टाइप है, एक तो है डिस्क्रिप्टिव और एक है एनालिटिक। तो मैं सीधे ही आपको एक एग्जांपल दे दूं तो शायद आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लीजिए, प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन अमंग एडल्ट्स इन अर्बन दिल्ली, ठीक है, इन इंडिया। अब ये दिल्ली हो गया, इंडिया हो गया, और 2024 ये है।
तो अपन यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, प्रिविलेंस, मतलब कि कितनी वो बीमारी हो रही है, क्या हाइपरटेंशन कितना हो रहा है, किसके बीच में, एडल्ट्स के बीच में। अब एडल्ट्स में कौन कौन आ गए, 18 से ऊपर वाले सारे एडल्ट हो गए। एडल्ट्स के बीच में कौन सी जगह पर, दिल्ली में, इंडिया में, कौन से टाइम पर, तो ये टाइम भी इन्होंने दे रखा है। जैसे कि टाइम इन्होंने दे दिया 2024, जगह इन्होंने दे दी। अब यहाँ पर टाइम दे दिया इन्होंने, प्लेस दे दिया, पर्सन दे दिया, किस पर्सन में हो रही। तो ये एक अकरेंस ऑफ डिजीज़ या फिर पैटर्न ऑफ डिजीज़ को डिफाइन करता है, या पैटर्न ऑफ डिजीज़ को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ क्या करता है, पैटर्न ऑफ डिजीज़ को डिस्क्राइब करता है, किन में, किन के द्वारा, टाइम, प्लेस और पर्सन के द्वारा, मतलब इनमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये स्पेसिफाई कर देता है कि इस जगह पर इस प्रकार की जनसंख्या में या इस एज के, सर्टेन एज के लोगों में ये पर्टिकुलरली बीमारी जो है इतनी देखने को मिल रही है, या इसका रेट ऑफ प्रेवलेंस ये हो चुका है या ये है। तो ये सिर्फ इतना डिस्क्राइब कर रही है। तो एक तरीके का डेटा है। आपके पास कोई भी, अभी सपोज करके आप क्लिनिक में बैठे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो वो उसमें जो अपन जो एपिडेमियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स जो अपन रखते हैं, जैसे कि आपकी जो प्रेस्क्रिप्टिव स्लिप होती है उसमें लिखा होता है कि क्या नाम से आपकी एज कितनी है ना, और आपका जेंडर क्या है, और आपको बीमारी क्या है, ये मेन डायग्नोसिस। तो इस रिकॉर्ड से भी अपन को पता चल जाता है कि यार इस साल इस डिजीज़ के लोगों में इस पर्टिकुलर डिस्पेंसरी पे, या इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, या इस पर्टिकुलरली टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार के लोग ज़्यादा आए हैं। तो ये क्या है, प्रेवलेंस पता लग जाता है। तो ये जो स्टडी है ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, राइट। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, एनालिटिक स्टडीज़। अब एनालिटिक स्टडीज़ में आप क्या कर रहे हैं, एक्सपोजर और आउटकम के बीच का क्या पता लगा रहे हैं, एसोसिएशन या फिर इनके बीच का जो है कैजुअल रिलेशनशिप आप पता लगा रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप इनके बीच का पता लगा रहे हैं। तो ये हो गई आपकी एनालिटिक स्टडी। अब एनालिटिक स्टडी का सिंपल मीन ये है कि आप यहाँ पर जो चीज़ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो क्या है, रिलेशनशिप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जबकि डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आप कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे थे कि कौन सी चीज़ किस जगह पे, किस हिसाब के लोगों में, या किस टाइप के सर्टेन लोगों में, है ना, किस एज के, किस पर्टिकुलर एरिया में वो चीज़ ये देखने को मिल रही है। तो ये सिर्फ वो चीज़ डिस्क्राइब कर रहा था। जबकि यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़ हो रही है तो उससे रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर है, वो रिस्क फैक्टर और वो जो अकरेंस है या वो आउटकम आपको देखने को मिल रहा है, या कोई भी पर्टिकुलर इंसान किसी चीज़ से एक्सपोज्ड हो रहा है और उसकी वजह से क्या आउटकम देखने को मिल रहा है, उनके बीच का कैजुअल रिलेशनशिप अगर आप पता लगा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कैजुअल रिलेशनशिप का, किसके बीच में, एक्सपोजर और आउटकम के बीच में। तो इसमें यही चीज़ अपन क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं एनालिटिक में। अब एनालिटिक के भी यहाँ पर 3 सब टाइप आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि फर्स्ट जो है वो है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, दूसरा जो है वो क्या है, केस कंट्रोल स्टडीज़, और एक है कोहोर्ट स्टडीज़। अब अपना अभी का जो टारगेट है वो क्या है कि अपन कोहोर्ट स्टडी को बहुत अच्छे से पढ़ें। डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको बता दिया। अब डिस्क्रिप्टिव स्टडी में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो वी गोना पिक द टफ वन फर्स्ट। तो कोहोर्ट स्टडी अपना अभी का टॉपिक है। अब अपन आपको ओरिएंट मैंने करवा दिया है। अब सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है आपकी, कोहोर्ट स्टडी।